नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार आपका स्वागत करता हूं टेस्ट के प्लेटफॉर्म पर। आज हम फंडामेंटल राइट की जो क्लास है उसको आगे की तरफ बढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले एक दो चीजें शेयर करनी थी आपसे कि सिलेबस के बारे में मोटा मोटी ओवरव्यू अपन ने नहीं लिया था। तो सिलेबस में शुरुआती दो जो टॉपिक है, एक तो आपका संविधान का विकास यानी कि संविधान सभा जो भी बनी है उसके बारे में, और एक इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो इन दोनों ही टॉपिक को हम जब संसद पढ़ेंगे उससे पहले कवर कर लेंगे या फिर संसद के बाद कवर कर लेंगे। इन टॉपिक्स में क्योंकि काफी ज्यादा फैक्ट है, तो किस तरीके से इस क्लास को उस क्लास को इंटरेस्टिंग बनाया जाए, तो इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा मेरा फोकस रहेगा। अभी फिलहाल हम मूल अधिकार को पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि जो मूल अधिकार है उसको मूल क्यों कहा जाता है, इस अधिकार शब्द का मतलब क्या है, और ये अधिकार जो है वो इतिहास से किस तरीके से जुड़ा हुआ है, मूल अधिकार किस तरीके से लीगल अधिकार से यानी कि विधिक अधिकार से भिन्न है। इन तमाम सारी चीजों की हमने बात की थी। उससे पहले वाली क्लास में हमने आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 और आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 में चलने वाली तरसल जो है उसके बारे में भी बात की थी। तो हम बेसिकली जो फंडामेंटल राइट है जो कि हमारे भाग 3 में वर्णित है, जो कि आपके अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक विस्तृत है, इसके आर्टिकल 12 और 13 की हम बात कर चुके हैं। और आज हम आर्टिकल 14 की बात करने जा रहे हैं, यानी कि जो मूल अधिकारों में जो सेट मैंने 6 सेट बताए थे उसमें जो पहला सेट है समानता का अधिकार। तो ये जो समानता का अधिकार है वो आर्टिकल 14 से 18 तक विद्यमान है। और इस समानता के अधिकार की हम चर्चा करने जा रहे हैं। आर्टिकल 14 से 18 तक जो विस्तृत है, ये बेसिकली क्या बात है, यानी कि जो ये समानता है ये किस चीज से, जैसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके बारे में है कि न्यायिक स्वतंत्रता यानी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और समानता का अधिकार में आपस में मुर्गी अंडा संबंध है, या यूं कहो कि इसमें मतलब एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के ऊपर आश्रित है। कैसे आश्रित है, देखो, अगर हमको लोगों को समानता से ट्रीट करना है तो न्यायिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से संविधान डीडी बसु में ये कहा हुआ है कि ये जो समानता है उसी का परिणाम है आपकी स्वतंत्र न्यायपालिका। क्या है, समानता का ही परिणाम है स्वतंत्र न्यायपालिका, और स्वतंत्र न्यायपालिका होगी तभी समानता आपके सुनिश्चित हो पाएगी। बात थोड़ी सी गहरी है परंतु इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं, क्योंकि आर्टिकल 12 और 13 हम पढ़ चुके हैं। तो आर्टिकल 14 में दो बातें लिखी हुई है। एक तो लिखा हुआ है विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। और एक है विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इन दोनों ही शब्दों का क्या मतलब है, जब हम पहले शब्द की बात करते हैं इक्वलिटी बिफोर द लॉ यानी कि विधि के सामने सभी लोग समान होंगे। विधि, इसमें दो तीन बातें हैं। पहली तो क्या है कि इसका मतलब यह है कि विधि सबसे ऊपर होगी। ठीक है, विधि सर्वोच्च होगी और विधि के सामने सभी लोग समान होंगे, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो दलित हो या सवर्ण हो, चाहे वो अगड़ा हो या पिछड़ा हो, चाहे वो ऊंचा हो या नीचा हो, चाहे वो अधिकारी हो या गैर अधिकारी हो, तमाम सारे लोग क्या होंगे, विधि के सामने समान होंगे। यही इस पहले शब्द का मतलब है। ये मूलतः जो है आपके ब्रिटिश मूल की नकारात्मक अवधारणा है। अच्छा, ब्रिटिश मूल की नकारात्मक अवधारणा इसको इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये कहती है कुछ न करने को। नकारात्मक अवधारणा क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि ये कहती है कि भैया स्टेट जो है वो अमीर गरीब में, ऊंचे नीचे में, अगड़े पिछड़े में, सवर्ण दलित में, अधिकारी गैर अधिकारी में विभेद नहीं करेगा। यानी कि विधि जो है वो विधि विभेद नहीं करेगी। ये जो नहीं शब्द है वही इसके नकारात्मक स्वरूप को बता रहा है। तो पहली बात तो यह है कि ब्रिटिश मूल की अवधारणा है, ब्रिटिश मूल की नकारात्मक अवधारणा है। दूसरा यह है कि विधि सर्वोच्च होगी। दूसरी बात क्या है, विधि सबसे ऊपर होगी, विधि के समक्ष या विधि से ऊपर कोई नहीं होगा। विधि जो है राजा प्रजा अमीर गरीब सबको समान रूप से ट्रीट करेगी, और विधि जो है वो क्या करेगी, सबको समान रूप से ट्रीट करेगी, या विधि सबके लिए समान होगी। विधि सबके लिए समान होगी। अब ये समान होगी से मतलब क्या है, समान होगी से मतलब यही है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो अधिकारी हो
या गैर अधिकारी हो, चाहे वो आपके जो है सवर्ण हो या वो दलित हो, सभी लोग जो है वो विधि के सामने क्या होंगे, समान होंगे। ये समानता की जो अवधारणा है उसको बेसिक रूप से विधि के समक्ष समता के रूप में एवी डाइसी ने व्यक्त किया था। इस एवी डाइसी का जो अवधारणा है रूल ऑफ लॉ की, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम दूसरे वाले जो विधि का समान संरक्षण की जो बात कर रहा है उसमें क्या है, इसका मतलब यह है कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा। ये कुछ करने की बात कर रहा है, इसलिए क्योंकि ये करने की बात कर रहा है, ये नहीं करने की बात नहीं कर रहा है, ये करने की बात कर रहा है, इसीलिए इसको अमेरिका मूल की सकारात्मक अवधारणा कहते हैं, पहली चीज। अच्छा, इसको सकारात्मक अवधारणा क्यों कहते हैं? सकारात्मक अवधारणा इसलिए भी कहते हैं कि ये जो है समान परिस्थितियों में जो लोग है ना उनसे समान व्यवहार करने की बात कर रहा है, ना कि अनइक्वल के बीच में। जैसे कि आप समानता के कॉन्सेप्ट को अगर मूल रूप से समझना चाहेंगे तो समानता का मतलब ये नहीं कि सबको इक्वली ट्रीट करना, समानता का अर्थ है कि समानता तक पहुंचना। जैसे कि सपोज कुछ एग्जांपल लेके मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। सपोज कि यहां पर जो हमारा देश है उसमें ए, बी, सी और डी ये 4 प्रकार के लोग हैं। अब ये जो है वो इतना उन्नत है या इतना सक्षम है, ये इतना सक्षम है, ये इतना ही सक्षम है और ये इतना सक्षम है। अगर स्टेट इनको सबको ही इक्वली प्रोटेक्ट करे या इक्वली ट्रीट करे या इक्वली जो है, आप देखो कि सपोज कि ये पौधे मान लो इनको, ठीक है, ये सारे के सारे पौधे हैं जो कि इतने इतने बड़े हैं। अब स्टेट जो है वो खाद देने का जब काम कर रहा है तो वो सबको अगर 10-10 किलो खाद देता है, 10-10 किलो जो है अगर वो उर्वरक या फिर खाद देता है या पानी देता है, तो अगर सबको 10-10 किलो देंगे तो ये सभी जो है वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में और बढ़ जाएंगे। अब ये जब थोड़ी थोड़ी मात्रा में और बढ़ जाएंगे तो क्या ये इक्वल हो गए? क्या ये इक्वल तो नहीं हुआ है। अब इक्वल नहीं हुआ है तो इक्वलिटी के लिए क्या किया जाना चाहिए? इक्वलिटी के लिए ये किया जाना चाहिए कि जो समान है उससे समान रूप से ट्रीट करो और जो असमान है उनसे असमान रूप से ट्रीट करो। यानी कि स्टेट को क्या चाहिए? स्टेट को ये चाहिए कि वो जो है इसको आपके जो ये है इसको 10 किलो खाद दे या इसको 10 किलो पानी दे, इसको जो है आप 5 किलो पानी दे, इसको 3 किलो पानी दे और इसको 1 लीटर ही पानी दे। इसका मतलब ये यहां तक पहुंचेगा, ये भी यहां तक पहुंच जाएगा, ये 10 लीटर से यहां तक पहुंच जाएगा और ये 5 लीटर से यहां तक पहुंच जाएगा, तब जाके इनमें इक्वलिटी स्टेब्लिश होगी। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन। हो सकता है ये एग्जांपल थोड़ा सा ओड सा लग रहा हो आपको समझ में नहीं आया हो। देखो, जैसे कि 3 बंदे हैं, ठीक है, एक बंदा है जो कि छोटा है, उम्र में छोटा है और ये यहां पर इस बाउंड्री के उधर की तरफ क्रिकेट मैच चल रहा है। तो ये जो बंदा छोटा है इसके एक बंदा इतना बड़ा है जो कि आराम से खड़ा होकर आराम से मैच आपका देख सकता है, जबकि एक जो है वो बंदा क्या है? विकलांग है। एक बंदा क्या है? विकलांग है। तो अब देखो कि गवर्नमेंट अगर इनको इक्वली ट्रीट करेगी कि भैया ठीक है आप सब अपने हिसाब से देख लो कि जिस तरीके से आपको मैच देखना हो देख लो, तो क्या ये इक्वलिटी हुई? मतलब अगर सरकार यहां पर इस विकलांग का हाथ नहीं पकड़ती है, इस कम हाइट वाली व्यक्ति की हाथ नहीं पकड़ती है, तो क्या ये इक्वलिटी हुई? सही मायने में तो ये इक्वलिटी हुई नहीं। वो ठीक उन्हीं पौधों के समान है कि जब अगर स्टेट सबको समान रूप से ट्रीट करता तो क्या सभी पौधे इक्वल जो है इक्वल स्टेज पे पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहां पर स्टेट क्या करेगा कि इसके नीचे जो है एक ड्रम लगा दो आप, ठीक है, ताकि ये जो है बंदा भी छोटी हाइट के बावजूद यहां पर आपके खड़ा होकर मैच देख सके। ये जो बंदा है इसके लिए आप ऐसा करो कि एक जो है आप वो बनाओ, हाँ, एक इस तरीके का चढ़ने का बनाओ ताकि ये अपनी विकलांग साइकिल के द्वारा भी जो है यहां पर खड़ा होकर मैच देख सके। तो बेसिकली स्टेट को सपोर्ट तो इसको और इसको करना चाहिए था, इसको तो कोई सपोर्ट करने की जरूरत भी नहीं थी। तो यहां पर आप देखो कि क्या इक्वली ट्रीट किया जा रहा है? नहीं ट्रीट किया जा रहा है। यहां पर क्या है कि जो इक्वल है, जो समान है, उनको समान रूप से ट्रीट किया जा रहा है, परंतु जो असमान है, जो खुद ही असमान है, उनको जो है समान रूप से ट्रीट नहीं किया जा रहा। यानी कि ये क्योंकि ये असमान है इसीलिए इनको क्या है? असमान रूप से ट्रीट किया जा रहा है। सपोज के एक और बंदा होगा जिसकी की हाइट इतनी ही होगी, तो इसको और इसको समान रूप से ट्रीट किया जाएगा। यानी कि एक और देखो कि एक और होगा बंदा जिसकी हाइट इतनी ही होगी, तो उसके नीचे भी इसी तरीके से जो है ड्रम लगा के उसको मैच दिखाने की कोशिश स्टेट करवाएगा।
तो यहां पर आप देखो कि ये सभी लोग समान कब होंगे, जब समान परिस्थिति में मौजूद व्यक्तियों से स्टेट समान रूप से ट्रीट करे और असमान रूप से मौजूद परिस्थितियों में जो व्यक्ति है उससे स्टेट असमान रूप से ट्रीट करे। या फिर ये देखो, ये दोनों के दोनों समान है तो दोनों पर, दोनों के नीचे जो समान रूप से ड्रम लगा दिया, ठीक है, क्योंकि ये और ये जो है वो असमान परिस्थिति में है इसलिए इनसे असमान रूप से ट्रीट कर दिया। बेसिकली इन सारे एग्जांपल से मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि समान परिस्थितियों में समान रूप, समान व्यवहार किया जाएगा। क्या किया जाएगा? समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा और असमान परिस्थितियों में क्या क्या किया जाएगा? असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार किया जाएगा। समझ में आई बात? ये कहता है विधि का समान संरक्षण, यानी कि विधि का जो है समान संरक्षण उसको उसी तरीके से प्राप्त है जिस तरीके से सोसाइटी में उसकी स्थिति है। यहीं से आप देखोगे कि तमाम सारे जितने भी आपके आरक्षण के प्रावधान है वो निकलते हैं, जितने भी आपके फीस में छूट दी जाती है एससी एसटी ओबीसी को वो निकलता है, जितने भी आपके महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है वो निकलता है, बच्चों के सेफगार्ड्स किए जाते हैं वो निकलता है। आप देखोगे कि कोई जनजातीय एरिया है वहां पर कोई चीज जो है प्रोटेक्ट की जाती है तो वो वाले प्रावधान यहां से निकलते हैं। यह क्यों? क्योंकि वो अनइक्वल है। क्योंकि अगर जो है आपके असमान परिस्थिति में कोई लोग मौजूद है और उसको भी अगर समान रूप से ट्रीट किया जाएगा, अगर एससी एसटी वाला है, सपोज के कोई बंदा है, ठीक है, अब उसके माता पिता कभी पढ़े हुए ही नहीं है, ठीक है, एससी एसटी कम्युनिटी की कोई लड़की की बात कर लो, क्योंकि उसके माता पिता पढ़े लिखे नहीं है इसलिए वो मजदूरी करने जाते हैं, और क्योंकि वो अनपढ़ है इसलिए उनके क्या घर में कई कई सारे बच्चे हैं। अब बच्चे हैं तो वो जो बड़ी लड़की है उसकी ये जिम्मेदारी कि वो सुबह उठते एक तो पानी लेने जाती है, फिर उस बच्चों की रखवाली करती है, दिन भर उनको रखती है, और फिर जाके जब वो 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन कर लेती है तो फिर उसको कंपटीशन एग्जाम देना है नौकरी लगने के लिए। तो आप ये बताओ कि क्या ये लड़की उस लड़की के मुकाबले या उस लड़के के मुकाबले कॉम्पीट कर पाएगी जो कि शुरुआत से ही पूरी अच्छी तरीके से नर्चर किया गया था और वो कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही अच्छे कॉन्वेंट स्कूल से पढ़कर आकर बैठता है? तो क्या ये लड़की इसके सामने टिक पाएगी? क्या नहीं टिक पाएगी। इसीलिए इस लड़की को क्या है, क्योंकि इसकी जो स्टेटस है वो तो पहले से ही यहां पर है और एग्जाम का क्राइटेरिया यहां पर है, तो इसको तो यहां पर पहुंचने में ही बहुत समय लगेगा। इसके माँ बाप भी अनपढ़ थे, ये भी उतनी ज्यादा सक्षम नहीं है, ऐसे माहौल में ये पली बड़ी है कि इसको जो है अगर ऐसे ही छोड़ दे स्टेट तो हो सकता है कि ये कभी एग्जाम क्लियर ही नहीं कर पाए या फिर एग्जाम में पास ही नहीं हो पाए और इसके बच्चे भी उसी तरीके से प्रताड़ित हो जैसे कि इसके माता पिता के बच्चे प्रताड़ित हुए थे। तो इसीलिए इन बंदों को समान रूप से ट्रीट करने के लिए यहां पर एससी एसटी जो कम्युनिटी है उसको क्या दिया जाता है? आरक्षण दिया जाता है, ताकि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले और वो समान रूप से जो है वो एग्जाम को क्वालिफाई करने की योग्यता धारित कर सके। ये तो हुआ आरक्षण का जो आपके दार्शनिक आधार हुआ वो। या फिर तमाम सारे जितने भी आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन देखोगे उन तमाम सारे रिस्ट्रिक्शन में आपको ये पाएंगे कि ये जो है अपवाद क्यों डाले जा रहे हैं। जैसे कि आप पढ़ेंगे 16(3), 16(4), 15(3), 15(4), तो वो सब कुछ क्यों डाले जा रहे हैं? क्योंकि ये विधि के समान संरक्षण की बात कही गई है। अच्छा, अब समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा, एक तो ये काम खुद अपने आप में सकारात्मक है, दूसरा क्योंकि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जा रहा है इसीलिए इसको क्या कहा जाता है कि ये जो है अमेरिकी मूल की सकारात्मक अवधारणा है। क्या है ये? अमेरिकी मूल की सकारात्मक अवधारणा है। और जितने भी आपको प्रोटेक्शन देखने को मिलते हैं वो तमाम सारे जो है इसी आधार पर देखने को मिलते हैं कि जो है आप देखोगे कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दे दिया गया है या ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन दे दिया गया है, एससी एसटी कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया गया है, पंचायतों में महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया। तो वो क्यों दिया गया? अगर महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं दिया जाता तो क्या वो पुरुषों के सामने कभी खड़े होकर अपनी बराबरी के हक की मांग कर सकती? क्या राजनीति में नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हमारा समाज पुरुषवादी मानसिकता का रहा है, हमेशा से ही पुरुषों को महिलाओं से काफी ज्यादा सक्षम माना गया है और महिलाओं को जो है कई सारी कुप्रथाएं, चाहे आप घूंघट प्रथा देख लो, दहेज प्रथा देख लो, बाल विवाह देख लो, ऐसी कई सारी प्रथाओं से प्रताड़ित किया गया है। तो वो जो है वो पुरुषों के समान रूप से कॉम्पीट नहीं कर सकती, इसलिए उनको आरक्षण देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और विकेंद्रीकृत जो राजनीति है वहां पर पंचायतों में भी उनको आरक्षण इसीलिए दिया गया ताकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ जो है वो की धारणा को हम साबित कर पाए।
तो यहाँ पर आरक्षण की बात हमें दिखाई देती है। इन दोनों में मूल अंतर ये है। इसके अलावा भी आप देखेंगे कि विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण में और क्या क्या चीजें होती है। देखो, ये मैंने आपको बता ही दिया कि समता का अधिकार और स्वतंत्र न्यायपालिका में क्या होता है, है ना, तो ये अन्योन्याश्रित संबंध होता है। ठीक है, और विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण का उल्लेख कहां पर है, अनुच्छेद 14 में है। इसमें क्या, अनुच्छेद 14 में क्या लिखा हुआ है कि राज्य किसी को भी मतलब किसी भी नागरिक को, किसी भी गैर नागरिक को भी इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से वंचित नहीं करेगा। यह अधिकार नागरिक हो या विदेशी हो या विधिक व्यक्ति हो। अच्छा, ये विधिक व्यक्ति से आप क्या समझते हो? विधिक व्यक्ति से यह है मतलब हमारा कि कोई भी संस्था हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी आपके जो है कानूनी कंपनी हो, तो वो सबके सब क्या है, विधिक व्यक्ति है। वो अपने आप में भले ही कोई मतलब है ना ह्यूमन बीइंग नहीं है, परंतु सपोज के ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये भी अपने आप में क्या है, एक विधिक व्यक्ति है। तो ये विधिक व्यक्ति हो, चाहे विदेशी व्यक्ति हो, चाहे नागरिक हो, ये सभी को इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ और इक्वलिटी बिफोर द लॉ प्रदान की गई है। यानी कि विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण प्रदान किया गया है। जहां प्रथम जो है ब्रिटिश मूल की नकारात्मक अवधारणा है, वहीं द्वितीय क्या है, अमेरिकी मूल की सकारात्मक अवधारणा है। विधि के समक्ष समता का मतलब है कानून का सर्वोपरि होना, और कानून जो है वो सभी के लिए समान होने की बात करता है। जैसे चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, सवर्ण हो या दलित हो, सभी को समान रूप से ट्रीट करना ही इक्वलिटी बिफोर द लॉ की मूल भावना है। विधि सबके लिए समान है, विधि सर्वोच्च है और विधि के सामने सभी समान है, चाहे राजा हो या प्रजा हो। तो जो हमने लेक्स रेक्स से रेक्स लेक्स की जो अवधारणा पड़ी थी, वो यहीं पर हमको दिखाई देती है। जबकि विधि का समान संरक्षण क्या है, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार करेगा। कानून क्या है, अगर व्यक्ति समान परिस्थिति में है ना, तो समान व्यवहार करेगा। सपोज कि मैंने इंटेंशनली किसी को जो है आपके इंटेंशनली किसी को गोली मार दी, तो हो सकता है कि मेरे को फांसी की सजा हो जाए, परंतु किसी ने बीच बचाव में या फिर जो है अपनी खुद की जान बचाने में या किसी और की जान बचाने के लिए या फिर जो है हाँ वही बीच बचाव में अगर गलती से किसी से लग गई जिसका इंटेंशन उसका नहीं था, तो वो समान परिस्थिति नहीं रही। तो असमान परिस्थिति में उसको ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि इसने भी मारा है और इसने भी भली कैसी परिस्थिति हो उसमें मारा है, तो दोनों को फांसी की सजा दी जा, नहीं। यानी कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा, असमान परिस्थितियों में कैसा व्यवहार किया जाएगा, असमान व्यवहार किया जाएगा। यही इक्वलिटी की मूल धारणा है। इक्वलिटी का मतलब ये नहीं कि हमको इक्वलिटी इक्वल रूप से सभी को ट्रीट करना है। इक्वल रूप से ट्रीट करना इक्वलिटी नहीं है। इक्वलिटी का मतलब यह है कि इक्वलिटी तक सबको पहुंचाना है। चाहे वो उसने अगर इंटेंशन से उसने किया है तो उसको फिर मतलब उसके लायक सजा दो, अगर उसने अनइंटेंशनली किया है तो उसके लायक उसको सजा दो। ठीक है, तो यही बात जो है, या फिर यूं कहो कि ये जो रीजनेबल होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, ये तमाम सारी बातें इसमें की जाती है। तो हालांकि दोनों का उद्देश्य क्या है, आप देखो कि चाहे आप विधि की समक्ष समता की बात करो या विधि के समान संरक्षण की बात करो, दोनों का उद्देश्य यही है कि विधि हो, अवसर हो, न्याय हो, इसको जो है वो समान रूप से हमको लागू करना है। विधि, अवसर और न्याय की समानता ही इन दोनों का उद्देश्य है। परंतु इक्वलिटी का मतलब ये नहीं है, कोई पहुंचने की चीज नहीं है कि हमको इक्वलिटी पर पहुंचना है। इक्वलिटी का मतलब अच्छा सॉरी मैं गलत बोल गया। इक्वलिटी का मतलब है कि इक्वलिटी तक पहुंचना है हमें। इक्वलिटी एक सेट मानक है, वहां तक हमें पहुंचना है। इसका कोई मतलब ये नहीं है कि इक्वल ट्रीटमेंट सबको दिया जाए, ना कि इसका क्या मतलब है इक्वल ट्रीटमेंट की नेसेसिटी होती है। इसमें इक्वल ट्रीटमेंट की नेसेसिटी नहीं होती है, सब से समान व्यवहार की नेसेसिटी नहीं होती है। हमको एक समानता का जो आदर्श है उस तक पहुंचना है, इसीलिए इक्वलिटी के जो अधिकार है हमको दिया गया है। अब हम इसके अंदर एविडाइसी की बात करेंगे। देखिए, जो एविडाइसी की बात है उससे पहले भी एक और चीज जो है यहां पर लिखी हुई है। जैसे कि आप देखो कि ये कौन कौन सी बातें यहां पर कह रहा है ये, कि करों में छूट अगर किसी को दी जा रही है, किसी को संरक्षण दिया जा रहा है, तो वो क्या होना चाहिए, युक्तियुक्त होना चाहिए। और ये युक्तियुक्त जो शब्द है उसका मतलब होता है रीजनेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। ये जो वर्गीकरण है, सपोज कि आपने जो है, जैसे आप एमएसएमई का एग्जांपल ले लो, तो एमएसएमई जो है उसको क्या है कि करों में छूट दी जाती है, उसको जो है आपके एसजीएसटी में 100% छूट और ऐसी कई सारी छूटें दी जाती है। बिजली के अंदर से लगाकर प्रॉपर्टी टैक्स से लगाकर तमाम सारी चीजों में उसको छूट दी जाती है। तो क्यों छूट दी जा रही है? अगर इक्वली ट्रीट कर दिया जाए तो क्या दिक्कत है? इक्वली ट्रीट करने से दिक्कत यह है कि एमएसएमई पनप ही नहीं पाएगी। वो जो बड़े बड़े उद्योगपति है उनके सामने एमएसएमई पनप ही नहीं पाएगी। इसीलिए इसको क्या है कि हमने क्या है, हमने इसको प्रोटेक्शन प्रदान किया है, हमने इसको कई सारी छूटें प्रदान की है।
क्योंकि बड़े उद्योग और एमएसएमई दोनों अलग अलग परिस्थितियों में है, दोनों अलग अलग कंडीशंस में है, इसीलिए क्या है, इसीलिए हमने क्या किया है, एमएसएमई को अलग तरीके से ट्रीट किया है, असमान परिस्थितियों में असमान रूप से ट्रीट किया। और ये जो ट्रीटमेंट हमने दिया है वो क्या होगा, जस्ट होगा, वो क्या होगा, फेयर होगा, वो क्या होगा, युक्तियुक्त होगा, वो क्या होगा, रीजनेबल होगा। देखो कि ये जो करों में हम छूट देते हैं या किसी को हम संरक्षण दे रहे हैं, महिलाओं को संरक्षण दे रहे हैं, दलितों को संरक्षण दे रहे हैं, तो वो कैसा है, वो युक्तियुक्त होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, वो रीजनेबल होना चाहिए। क्लासिफिकेशन कैसा होना चाहिए, ये रीजनेबल होना चाहिए। और वर्गीकरण जो है वो मनमाना नहीं होना चाहिए। कैसा, ऐसा नहीं हो कि मनमाना कि भाई ये जो एक्स मेरी जाति का है इसलिए मैं इसको जो है एक्स्ट्रा जो है छूट दे दूंगा, ये पर्टिकुलर किसी जाति का तो इसको मैं छूट नहीं दूंगा। मनमाना नहीं होना चाहिए। वस्तुतः ये प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए, न्यायोचित होनी चाहिए। न्यायोचित यानी कि जब जुडिशरी में जाए तो इसकी रीजनेबिलिटी प्रूफ कर सके आप। अगर इसकी रीजनेबिलिटी न्यायपालिका के समक्ष अगर प्रूफ नहीं होती है तो इसको क्या कर दिया जाएगा, नल एंड वॉइड भी घोषित कर दिया जा सकता है। ये रिजु होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, ये जो है आपके क्या जस्ट होना चाहिए। ये देखो ये क्या है, ये जस्ट होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और नॉन आर्बिट्रेरी होना चाहिए। संक्षेप में ये कहे तो जो युक्ति है या रीजनेबिलिटी है या फिर इसका जो औचित्य है वो क्या है, अनुच्छेद 14 की आत्मा और हृदय है। ठीक है, तो ये औचित्य और युक्तियुक्त होना, रीजनेबल और जस्टिसिएबल होना, ये क्या है इसका, ये आत्मा है इसकी। मतलब ये अगर जस्ट नहीं हुआ, ये अगर फेयर नहीं हुआ, ये अगर रीजनेबल नहीं हुआ ना, तो वो फिर 14 की मूल आत्मा और हृदय का ही उल्लंघन प्रतीत होता है। तो ये हमको अनुच्छेद 14 में समझ में आता है। अब एवी डाइसी क्या कहना चाह रहे हैं, एवी डाइसी विधि के शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ के तहत ये बात कहते हैं कि ये विधि के समक्ष समता का जो विचार है इसमें 3 प्रमुख तत्व है। पहला तत्व क्या है, पहला तत्व यह है कि भैया किसी को भी कानून के उल्लंघन के बिना दंड नहीं दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि विधि के समक्ष सभी समान होंगे, यानी कि चाहे अमीर हो या गरीब हो, अधिकारी हो या गैर अधिकारी हो, दलित हो या सवर्ण हो, सभी के सभी क्या होंगे, समान होंगे। 2 बातें हो गई। और तीसरी बात जो कि अमेरिकी संविधान में है, हमारे संविधान में नहीं है, वो बात क्या है, तो वो बात यह है कि आप इसको इस तरीके से समझो कि वहां पर जो आपके इंडिविजुअल राइट है ना, उसको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, वहां पर अमेरिका में। और वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है कि संविधान खुद जो है, संविधान इसी से बना है, यानी कि जो है संविधान इसके बनने के बाद में बना है। या फिर यूं कहो कि वहां पर जो ये जो इंडिविजुअल राइट है वो जुडिशरी के द्वारा जो है इंप्लीमेंट करवाए जाते हैं, जुडिशरी के द्वारा परिभाषित करवाए जाते हैं। जबकि हमारे भारत में क्या है, हमारे को इंडिविजुअल राइट जो है वो जुडिशरी से नहीं मिल रहे हैं, जुडिशरी जो ही परिभाषित उनको नहीं कर रही है। हमारे इंडिविजुअल जो राइट है वो संविधान से मिल रहे हैं, यानी कि हमारे इंडिविजुअल जो राइट है, हमारे जो व्यक्तिगत अधिकार है, उनका सोर्स क्या है, संविधान है। और राज्य इन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध भी लगा सकती है, जबकि ये वाली बात जो है अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में अगर राज्य प्रतिबंध भी लगा सकती होगी तो न्यायपालिका उसको कहेगी भैया आप यहाँ पर युक्तियुक्त रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाओ। जबकि हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे संविधान ही हमारे व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है। देखो एवी डाइसी की जो तीनों बातें हैं उनको समझते हैं। पहली बात यह है कि इसमें 3 बातें हैं कि विधि का शासन जो है उसके मूल तत्व में 3 बातें हैं। पहले यह है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के समय विधि के उल्लंघन के बिना दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है, जब तक वो विधि का उल्लंघन नहीं कर रहा है कोई भी, तो ऐसा नहीं है कि मेरी मन मर्जी पड़ी तब जब किसी को दंडित कर दिया, या फिर ये मेरा भाई लग रहा है इसलिए मैंने इसको दंडित नहीं किया। नहीं, विधि के उल्लंघन पर ही किसी भी व्यक्ति को दंडित किया जाएगा, ये पहली कंडीशन है। दूसरा, विधि के समक्ष समता कोई कानून से ऊपर नहीं है। विधि के समक्ष समता का क्या मतलब है, कानून से कोई भी ऊपर नहीं है। लेक्स रेक्स से लेक्स रेक्स की अवधारणा की बात कर रहा है कि कानून से कोई ऊपर नहीं है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, अधिकारी हो या गैर अधिकारी हो, ऊंचा हो और नीचा हो। तीसरी बात जो कि हमारे संविधान में नहीं है, आपके अमेरिकी संविधान में मिलेगी, कि व्यक्तिगत अधिकार जो इंडिविजुअल राइट है ना, उसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस प्रदान की गई है कि संविधान भी उसके नीचे है। या फिर यूं कहो कि इक्वल जो आपकी इंडिविजुअल राइट है, संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का परिणाम है। संविधान खुद व्यक्तिगत अधिकारों का, इंडिविजुअल राइट का परिणाम है। अमेरिका में संविधान खुद किसका परिणाम है, खुद किसका रिजल्ट है, या खुद किसके बाद में बना है, इंडिविजुअल राइट के बाद में बना है। जबकि हमारे यहाँ पर तो उल्टा है, हमारे यहाँ पर तो इंडिविजुअल राइट जो है वो संविधान से निकल कर आए हैं, वहां पर संविधान इंडिविजुअल राइट से निकल कर आया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अमेरिका में न्यायपालिका द्वारा इसको परिभाषित और लागू किया जाता है, न कि
संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है, वहां पर संविधान व्यक्तिगत अधिकार इंडिविजुअल राइट्स के स्रोत नहीं है, इंडिविजुअल राइट के स्रोत वहां पर नहीं है। हमारे यहाँ पर क्या है कि संविधान इंडिविजुअल राइट के स्रोत है, जबकि वहां पर इंडिविजुअल राइट के सोर्स संविधान नहीं है, वहां पर जुडिशरी है, या फिर यहाँ यूं कहो कि वहां पर जो ये व्यक्तिगत अधिकार है उससे ही संविधान निकला है। संविधान ही मतलब इंडिविजुअल राइट जो है उसी का परिणाम, उसी का रिजल्ट है संविधान। बड़ी सिंपल लैंग्वेज में यही बात है कि व्यक्तिगत अधिकारों का रिजल्ट है वहां पर संविधान, जबकि हमारे यहाँ पर इंडिविजुअल राइट यानी कि व्यक्तिगत जो अधिकार है वो कहां से आ रहे हैं, खुद संविधान से आ रहे हैं, यानी कि उसका सोर्स है वो। ठीक है, भारत में केवल पहला और दूसरा कारक ही लागू है, तीसरा नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान में संविधान ही व्यक्तिगत अधिकार का स्रोत है, न कि न्यायपालिका, जबकि वहां पर न्यायपालिका स्रोत थी। तो कुल मिलाकर ये जो एविडाइसी की अवधारणा है या अनुच्छेद 14 है वो हमें समझ में आती है। हालांकि इसमें कई सारे अपवाद भी है। अब ऐसा तो नहीं कह सकते ना आपके साधारण जन के ऊपर जिस प्रकार से कानून चलाए जाते हैं उसी प्रकार से जो है आप राष्ट्रपति को भी जो है कभी भी जो गिरफ्तार कर सकते हो, राज्यपाल को भी कभी जो है कोई उसके खिलाफ मुकदमा जारी कर सकते हो, कोई भी वारंट उसके खिलाफ जारी करवा सकते हो। तो राज्यपाल हुआ, आपके राष्ट्रपति हुआ, इनके खिलाफ कभी भी पद पर रहने के दौरान कभी भी कोई डांडिक कार्रवाई स्टार्ट नहीं की जा सकती, कोई सिविल कार्रवाई स्टार्ट नहीं की जा सकती, कोई गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं किया जा सकता, या फिर आप देखो कि न्यायालय में उनको जो है उनके पद पर रहते हुए कर्तव्य निर्वहन के दौरान किए गए कार्यों के लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता। अगर सपोज के वो पद पर बने हुए हैं परंतु उन्होंने अपने व्यक्तिगत अधिकारों के तहत कोई भी दीवानी अपराध किया है, तो ऐसे मामले में भी उनको कम से कम 2 महीने पहले ये सूचना दी जाएगी कि भैया आपने ये यहाँ पर जो है दीवानी जो है कार्रवाई आपके ऊपर पर प्रारंभ की जाएगी क्योंकि आपने ये काम किया है, इसमें इतना कंपनसेशन है, इसमें आपको ये पर्सन आपके खिलाफ दायर करा। तमाम सारी सूचना 2 महीने पहले दी जाएगी, उसके बाद ही उसके खिलाफ कोई सिविल कार्रवाई स्टार्ट की जाएगी। हालांकि डांडिक और जो दूसरी कार्रवाई है वो तो उनके खिलाफ स्टार्ट भी नहीं की जा सकती पद पर रहने के दौरान। इसी प्रकार से आप देखो कि जो सांसद है उनको जो है आपके 105 के तहत विशेषाधिकार प्राप्त है कि वो संसद में खड़े होकर कुछ भी बोलते हैं तो उसको जो है क्वेश्चन नहीं किया जा सकता आपको न्यायालय में। या फिर इसी तरीके से विधायकों को भी विशेषाधिकार प्राप्त है। आप देखो कि जितनी भी यूएन और यूएन की एजेंसियां है उनसे संबंधित जो अधिकारी है उनको भी कई सारी जो है छूट दी गई है। यानी कि वहां पर हम ये नहीं कह सकते कि कानून के समक्ष सभी समान है, ठीक है, उनको थोड़ा सा अलग तरीके से ट्रीट किया हुआ है। यही अपवाद जो है इसके अंदर डाला हुआ है कि अनुच्छेद 14 में कौन सा अपवाद है, तो ये एक अपवाद है। देखो अपवादों को हम देखते हैं कि अपवाद अनुच्छेद 14 में कौन से हैं, यानी कि समता के अपवाद कौन से हैं। तो समता का पहला अपवाद है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा कार्यकाल में किए गए कार्यों के प्रति न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। ठीक है, न्यायालय में उनकी जवाबदेहिता तय नहीं की जाएगी और उनके विरुद्ध पदावधि के दौरान न्यायालय में दीवानी और डांडी कार्रवाई भी नहीं चलाई जाएगी। ठीक है, गिरफ्तारी की प्रक्रिया भी प्रारंभ नहीं की जाएगी। तो ये तमाम सारे अधिकार राष्ट्रपति को दिए हुए हैं, समता का अधिकार का उल्लंघन यहां पर होता है। जबकि आप देखो कि कार्यकाल के दौरान अगर उन्होंने व्यक्तिगत सामर्थ्य से कोई ऐसा काम किया तो उनके खिलाफ दीवानी मुकदमा तो चलाया जा सकता है, परंतु यदि चलाया भी जाता है तो 2 महीने पहले ही तमाम सारी पर्याप्त सूचनाएं उनको दी जाएगी कि भैया कौन दायर कर रहा है, क्या मामला है, कितना जो है अनुतोष का दावा किया जा रहा है, या फिर इसमें क्या क्या जो है कार्रवाई की जा सकती है, वो तमाम सारी चीजें 2 महीने पहले ही राष्ट्रपति को बताई जाएगी। सांसद हुआ, विधायक हुआ, इनको विदेशी राजदूत हुआ, यूएन की एजेंसियां हुई, इनके खिलाफ भी दीवानी और डांडी कार्रवाई से पर्याप्त तरीके से छूट दी गई है। ठीक है, और असमान व्यवहार इनसे किया जा सकता है, यानी कि यहाँ पर जो है विधि के समक्ष समता या इक्वलिटी बिफोर द लॉ जो है उसका अपवाद है। ठीक है, एक और हमने पहले भी पढ़ा था जब हम बेसिक स्ट्रक्चर वाली बात कर रहे थे कि 31 ग जो है उसको लागू करने के लिए, 31 ग में क्या है कि आपके 39B और 39C यानी कि संपत्ति का संकेंद्रण और संवितरण वाली जो बात जो कि डीपीएसपी में लिखी हुई है उसको लागू करने के लिए अगर हमें अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करना पड़े तो उल्लंघन किया जा सकता है। यानी कि उनके उल्लंघन के आधार पर न्यायालय में उसको न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता, इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। ये हमें कहां पर देखने को मिलता है, ये यहाँ के अपवाद में हमको देखने को मिलता है कि अनुच्छेद 31 ग अनुच्छेद 14 का अपवाद है। न्यायालय ने खुद यहाँ पर जो है ये स्टेटमेंट जारी किया था कि जहां पर 31 ग आता है ना वहां से क्या है 14 जो है आर्टिकल 14 जो है वो चला जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले वाले
आर्टिकल की, आज पता नहीं क्यों गला ज्यादा ही सूख रहा है, और हम अनुच्छेद 15 की तरफ जो है वो बात करते हैं। अनुच्छेद 15 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 15 में ये लिखा हुआ है कि राज्य जो है वो आरआरसीएसपी के आधार पर विभेद नहीं करेगा अपने नागरिकों में। राज्य अपने नागरिकों में केवल आरआरसीएसपी के आधार पर विभेद नहीं करेगा। अब इसमें जो है 15(1), 15(2) से लगाकर 15(6) तक आर्टिकल है, तो हम एक एक करके सभी आर्टिकलों के बारे में बात करते हैं। 15(1) में ये लिखा हुआ है कि राज्य जो है वो अपने नागरिकों में, देखो अनुच्छेद 14 जो था उसमें ये लिखा हुआ था कि नागरिक हो या गैर नागरिक हो तब समान पे लागू था, यहां पर केवल नागरिक शब्द है। तो अनुच्छेद 15(1) जो है उसमें ये कहा हुआ है कि राज्य नागरिकों में आरआरसीएसपी, इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको पहले भी बताई थी, एक बार फिर से बता देता हूं। आर मतलब रिलीजन, रिलीजन यानी कि क्या होता है? धर्म। आर मतलब रेस, रेस का मतलब होता है मूल वंश या नस्ल। सी का मतलब होता है कास्ट, कास्ट का मतलब होता है जाति। एस का मतलब होता है सेक्स, सेक्स का मतलब होता है लिंग। और पी का मतलब होता है प्लेस यानी कि जन्म स्थान। राज्य जो है वो नागरिकों में आरआरसीएसपी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। ये ऐसा कौन कहता है? आर्टिकल नंबर 15(1) हमें कहता है कि राज्य नागरिकों में आरआरसीएसपी के आधार पर विभेद नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? विभेद नहीं करेगा। राज्य कोई भी विभेद नहीं करेगा। राज्य ऐसा नहीं कहेगा कि ये फला कास्ट का है इसीलिए जो है हम इसको ये अधिकार नहीं दे रहे हैं, या हम जो है इसको ये हमारी इस नौकरी में फॉर्म भरने का अवसर नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ये फॉर्म वाली बात तो खैर 16 में आएगी, परंतु और भी कोई चीज है जहां पर उसको अवसर नहीं दिया जाए तो फिर वो आरआरसीएसपी के आधार पर विभेद नहीं करने का प्रावधान 15(1) में शामिल किया गया है। 15(2) की अगर हम बात करें तो 15(2) में ये कहा गया है न केवल राज्य बल्कि तमाम सारे जो भी नागरिक है वो भी किसी अन्य नागरिक से आरआरसीएसपी के आधार पर विभेद नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि अन्य नागरिक कैसे कर सकते हैं कि ये एक सार्वजनिक कुआं है, यहां पर किसी दलित को पानी नहीं पीने देंगे। ये एक सार्वजनिक रेस्टोरेंट है, यहां पर किसी दलित को खाना नहीं खाने देंगे। ये एक जो मंदिर है, यहां पर दलित को प्रवेश नहीं करने देंगे। तो ये तमाम सारे जो अधिकार है वो 15(2) में कहा गया है कि राज्य और नागरिक, ठीक है, यहां पर दोनों, ये केवल राज्य के खिलाफ है जबकि ये जो है वो दोनों ही के खिलाफ है, राज्य के खिलाफ भी और नागरिकों के खिलाफ भी। राज्य और नागरिक जो है वो सार्वजनिक स्थानों, अब सार्वजनिक स्थानों में तमाम सारी चीजें आ जाएगी, आपके मंदिर आ जाएंगे, आपके तालाब आ जाएंगे, आपके जो है घाट आ जाएंगे, आपके जो है भोजनालय आ जाएंगे। तमाम सारे सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी व्यक्ति से आरआरसीएसपी के आधार पर विभेद नहीं करेंगे। ये कहां पर कहा हुआ है? सार्वजनिक स्थानों पर आरआरसीएसपी के आधार पर विभेद नहीं करेंगे। तो ये दोनों के दोनों जो आर्टिकल है वो मूल रूप से जो है नकारात्मक बात, नकारात्मक है एक तरीके से कि विभेद नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नकारात्मक की बात की गई। जबकि 15(3) में अगर हम देखेंगे तो वहां पर यह कहा हुआ है कि राज्य जो है इन दोनों ही के होते हुए, इन दोनों ही के होते हुए महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ विशेष उपबंध कर सकेगा। क्योंकि यहां पर यह कहा हुआ है कि लिंग के आधार पर कोई विभेद नहीं करोगे, तो इस इन दोनों के होने के बावजूद जो है वो महिला व बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए, संरक्षण के लिए प्रावधान करने से निवारित नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये जो है इन दोनों ही आर्टिकल 15(1) और 15(2) के होने के बावजूद अगर राज्य बच्चों और महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए कोई प्रोविजन करना चाह रहा है तो ये दोनों ही आर्टिकल जो है वो इस वाले काम को निवारित यानी कि रोकेंगे नहीं। ठीक है, ये वाली बात आपको 15(3) में देखने को मिलेगी। जब हम बात करते हैं 15(4) की तो 15(4), 15(5) और 15(6) इसमें क्या क्या है देखो।
ये इनको पढ़ने से पहले ये जो वो जो ऊपर वाले तीनों आर्टिकल है इनको एक बार सही ढंग से देख लेते हैं अपन कि 15(1) में, 15(2) में और 15(3) में क्या था कि राज्य किसी नागरिक के प्रति, किसके प्रति, किसी नागरिक के प्रति केवल, अब क्योंकि यहां पर केवल शब्द ले लिया गया है तो केवल का मतलब यह है कि आरआरसीएसपी के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, परंतु अन्य आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है। और देखो यहां पर कि आरआरसीएसपी का मतलब क्या होता है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। केवल का अर्थ यही है कि अन्य आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड ये कह रहा है कि कोई भी नागरिक, अब ये यहां पर नागरिक शब्द इस्तेमाल किया गया है, हालांकि आप देखोगे कि राज्य और नागरिक दोनों पर लागू है। कैसे कि आरआरसीएसपी के आधार पर आप सार्वजनिक स्थानों, दुकानों, भोजनालयों पूर्णतः या भागतः राज्य की निधि से अगर पैसा प्राप्त हो रहा है या फिर साधारण जनता के प्रयोग के लिए वो समर्पित है, कौन सा, घाट, तालाब और मैदान में, उनको निर्बंधित नहीं करेगा। राज्य आरआरसीएसपी के आधार पर जो है किसी भी राज्य या कोई भी नागरिक जो है किसी भी अन्य नागरिक को आरआरसीएसपी के आधार पर इन सार्वजनिक स्थलों पर जाने से रोकेगा नहीं। जहां ये 15(2) जो है वो राज्य और नागरिक दोनों के ही खिलाफ अधिकार दे रहा है, जबकि 15(1) किसकी बात कर रहा है, केवल और केवल राज्य की बात कर रहा है। राज्य को रोक रहा है कि वो आरआरसीएसपी के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, जबकि यहां पर नागरिक और राज्य दोनों को रोका जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा 15(3) में देखो कि इन दोनों ही अनुच्छेदों के होने के बावजूद, इस अनुच्छेद की कोई बात को राज्य, मतलब इन दोनों ही अनुच्छेदों की कोई बात को या 15 अनुच्छेद की किसी बात को राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था करने से निवारित नहीं करेगा। जैसे कि आप देखो कि जैसे पंचायतों में जो है महिलाओं को 50% आरक्षण दे दिया गया है या फिर बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है, तो क्या इनको रोका जा सकता है? क्या नहीं रोका जा सकता। क्यों? क्योंकि 15(3) में ये प्रावधान लिखा हुआ है कि हालांकि हम जो है आरआरसीएसपी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेंगे, परंतु 15(3) में कहा हुआ कि इन दोनों बातों के होने के बावजूद आप जो है इन महिलाओं और बच्चों के लिए राज्य अगर कुछ करना चाह रहा है तो उसको रोकोगे नहीं। ठीक है, इसके बाद में हम आगे वाले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे वाला आर्टिकल 15(4) और 15(5) क्या कहना चाह रहा है? 15(4) और 15(5) ये कहना चाह रहा है कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए वर्ग है, यानी कि जो आपकी ओबीसी कास्ट है या फिर जो एससी और एसटी है, इनके लिए कोई भी राज्य अगर प्रावधान करना चाहे तो भी जो है आपको रोका नहीं जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी और कौन सी बातें कही हुई है, जैसे यहां की बात करोगे या यहां की बात करोगे तो यहां पर ईडब्ल्यूएस के आरक्षण की बात की गई है। ठीक है, और यहां पर जो है आपके एससी, एसटी, ओबीसी के लिए विशेष प्रावधान की बात की गई है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर आप देखोगे तो एससी, एसटी और ओबीसी के लिए जो शैक्षणिक संस्थान है, जो आपके शैक्षणिक संस्थान है, वहां पर उनके लिए आरक्षण करना, वहां पर उनके लिए स्थान रिजर्व करना, उनको फीस में छोड़ देना, वो तमाम सारी बातें की गई है। ईडब्ल्यूएस और इन तमाम सारी चीजों के बारे में कुछ संविधान संशोधन के द्वारा ही ये सारे के सारे जो आर्टिकल है वो जोड़े गए हैं। जैसे कि आप देखोगे कि फर्स्ट संविधान संशोधन जो आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1951 वाला, उसके अंदर इसकी विषय वस्तु को बढ़ाया गया कि भैया इन दोनों के होने के बावजूद एससी, एसटी, ओबीसी को क्या दिया जा सकता है, आरक्षण दिया जा सकता है। इसके अलावा आप देखोगे कि 15(5) में भी जो है वो अलग से प्रावधान किया गया है। 103वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 15(6) के तहत जो है आपको ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया है। इनके बारे में और अगर डिटेल में देखना चाहे तो हम देख सकते हैं कि 15(4) ये कहता है कि दो बातों की बात करता है। एक तो इस अनुच्छेद में जो भी उल्लेखित है, एक क्या होता है कि जैसे आप पीछे भी देखोगे ना यहां पर, तो यहां पर तो अधिकार दे रहा है कि जो आपके अल्पसंख्यक संस्थान है ना, वहां पर भी आप स्थान को रिजर्व करवा सकते हो, वहां पर भी रिजर्व करा सकते हो, परंतु यहां पर जो है अल्पसंख्यक संस्थानों में रिजर्वेशन नहीं करवा सकते। ठीक है, अल्पसंख्यक संस्थानों में क्या नहीं करवा सकते, रिजर्वेशन नहीं करवा सकते। ठीक है, यानी कि और यहां पर भी अल्पसंख्यक संस्थानों में रिजर्वेशन नहीं करवा सकते। तो ये आप यहां पर देखो कि जैसे ये लिखा हुआ है कि 29(2) की कोई बात, 29(2) में वही अल्पसंख्यक संस्थानों में जो है रिजर्वेशन नहीं करवाया जाएगा, उसकी बात कही हुई है। तो 29(2) की कोई बात राज्य को शैक्षणिक रूप से पिछड़े एससी, एसटी के विकास हेतु विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा। यानी कि ये जो भी शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए वर्ग है, ओबीसी, एससी है, एसटी है, उनके विकास के लिए कोई भी राज्य अगर काम करना चाह रहा है तो राज्य को ये तमाम सारे अनुच्छेद
15(1) और 15(2) और इवन 29(2) भी जो कि अल्पसंख्यक संस्थानों के बारे में है, वो दोनों ही आर्टिकल राज्य के किसी भी कदम को क्या नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं। यानी कि चाहे विधानमंडल में सीटों का आरक्षण देना हो, चाहे SC ST OBC को जो है आप जो है कई सारे जो फीस में रियायत देते हो या दूसरे आरक्षण देते हो, तो उसको रोका नहीं जाएगा। ठीक है। और 15 जो ये कब जोड़ा गया, जैसे कि मैंने बताया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में जोड़ा गया है। 15(4) के विस्तार किया गया है। पहले इसको क्या कहा गया था, कम्युनल अवार्ड कहा गया था, आपको पता है ना, 1932 में जो कम्युनल अवार्ड दिया गया था, तो ये उसको पहले कम्युनल अवार्ड कहा जाता था, परंतु इस आरक्षण के प्रावधान से इस कम्युनल अवार्ड का क्या कर दिया गया था, संवैधानिकरण कर दिया गया था। अब हम 15(5) और 15(6) को और विस्तार से पढ़ लेते हैं। वहां पे मैंने थोड़ा सा इंडिकेट किया था कि 15(6) जो है वो EWS से संबंधित है और 15(5) जो है आपके शैक्षणिक संस्थानों में रिजर्वेशन से संबंधित है। ये आर्टिकल नंबर 16 जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अभी पता नहीं क्यों गला ज्यादा ही सूख रहा है, तो हम इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो 15(5) क्या कह रहा है, 15(5) कह रहा है कि सामाजिक शैक्षणिक रूप से जो भी पिछड़े हुए वर्ग है, जो भी SC है, जो भी ST है, उसके उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में छूट संबंधी नियम बनाने के लिए राज्य को निवारित नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर राज्य SC ST OBC को किसी शिक्षण संस्थानों, IIT IIM, जितने भी आपके सरकारी निजी संस्थान है, उनके अंदर अगर वो आरक्षण का नियम बनाना चाहे, तो राज्य को, क्योंकि 15(1) और 15(2) क्या कह रहा है कि RRCSP के आधार पर विभेद नहीं करोगे, तो ये दोनों के दोनों आर्टिकल राज्य को निवारित नहीं करेंगे कि भैया कि आप जो है कि ये तो कर ही नहीं सकते। राज्य ये कर सकेगा। क्यों कर सकेगा? क्योंकि जो है 93वें संविधान संशोधन 2005 के तहत ये प्रावधान इसमें जोड़ा गया है संविधान में 15(5) के रूप में, कि जो शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश किया जाता है उसमें SC ST और OBC को क्या है कि शामिल किया जाने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। ऐसा 93वें संविधान संशोधन 2005 में प्रावधान किया गया था। हालांकि अल्पसंख्यक संस्थानों में ये जो कानून है वो लागू नहीं होगा, ये जो अनुच्छेद है वो लागू नहीं होगा। यानी कि अल्पसंख्यक संस्थानों में SC ST OBC को आरक्षण नहीं दिया जा सकता शैक्षणिक संस्थानों में। 15(4) पर जो है वहां पर अल्पसंख्यक संस्थानों वाला प्रतिबंध नहीं था, यहां पर अल्पसंख्यक संस्थानों वाला प्रतिबंध है। ये दोनों में अंतर है। 15(4) और 15(5) में जो अंतर है वो 29(2) का अपवाद है 15(4), परंतु 15(5) 29(2) का अपवाद नहीं है। ठीक है। इसी प्रकार से इसके क्रियान्वयन के लिए जो है केंद्र सरकार ने शैक्षिक संस्थान प्रवेश आरक्षण अधिनियम 2006 जो है वो पारित किया था, और OBC हेतु शैक्षणिक संस्थानों जैसे कि IIT IIM में 27% सीटें आरक्षित की गई थी। और 2008 में इन दोनों ही कानूनों, एक तो ये वाला कानून 93वें संविधान संशोधन 2005 जिसके तहत 15(5) शामिल किया गया, और एक केंद्र सरकार ने जो ये कानून बनाया शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के लिए अधिनियम 2006, जो कि IIT IIM में 27% सीटें जो है OBC के लिए आरक्षित करने की बात की गई थी। इन दोनों ही कानूनों को 2008 में हाईकोर्ट ने क्या कर दिया, वैध कर दिया। परंतु यहां पर उन्होंने ये कहा कि भैया क्रीमी लेयर की अवधारणा लागू होगी। और क्रीमी लेयर कौन होता है, तो आपको पता ही होगा कि जितने भी आपके संवैधानिक पद है, चाहे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, जितने भी संविधान में वर्णित जो भी पद है, केग है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, हाई कोर्ट के जस्टिस है, तमाम सारे लोग वो संवैधानिक पद, जितने भी A और B ग्रेड के जितने भी ऑफिसर है, जितने भी सिविल सर्वेंट है A और B ग्रेड के, वो अधिकारी, सेना में जो भी, चाहे आप जो है नौसेना, वायुसेना, थल सेना में जो भी कर्नल के रैंक से ऊपर के जितने भी अधिकारी है, वो भी क्या है, क्रीमी लेयर है। डॉक्टर है, इंजीनियर है, अधिवक्ता है, कोई अधिकारी है, कलाकार है, या फिर जिसकी आय जो है 8 लाख से ज्यादा है, वो सारे के सारे ही क्या होंगे, क्रीमी लेयर होंगे। क्या होंगे, क्रीमी लेयर होंगे। अच्छा, अब ये क्योंकि क्रीमी लेयर है, तो क्रीमी लेयर मतलब दूध के ऊपर जो मलाई वाली परत होती है, तो वो क्रीमी लेयर क्योंकि पहले से सक्षम है, तो उनको आरक्षण नहीं दिया जा सकता। उनको ये जो फायदा है, वो जो शैक्षणिक संस्थानों में 27% आरक्षण का जो फायदा है, इसीलिए आपने देखा होगा ना OBC के आरक्षण में जो क्रीमी लेयर वाली जो बात आती है, वो यही बात है। अब 15(6) की बात करते हैं। 15(6) को तो अभी हाल ही में 103वें संविधान संशोधन के तहत 2019 में संविधान में डाला गया था, और इसमें यह कहा गया था कि 15(1) और 15(2) के होने के बावजूद EWS के लिए आप आरक्षण का प्रावधान कर सकते हो। और ये जो 10% आरक्षण का जो प्रावधान है, वो SC ST और OBC का जो आरक्षण है उसके अलावा होगा, भले ही आप यहां पर 50% की सीमा को क्रॉस करते हो। ये वाला जो प्रावधान है वो 103वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 में लाया गया कि सरकार कमजोर वर्गों के उन्नति के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार तमाम शिक्षण संस्थानों में, चाहे वो सरकारी हो या निजी, मतलब सरकारी और निजी संस्थानों में प्रवेश के लिए जो है EWS को आरक्षण दिया जा रहा है 15(6) के तहत।
ठीक है, सरकारी और निजी दोनों ही संस्थानों में आरक्षण दिया जा रहा है। परंतु यहां पर भी 19 जो आपके 29(2) है उसका अपवाद शामिल है, यानी कि 29(2) यहां पर अपवाद नहीं है, यह आर्टिकल 29(2) का अपवाद नहीं है, यानी कि यहां पर जो है अल्पसंख्यक संस्थानों पर यह प्रतिबंध आरोपित नहीं कर रहा है। अब देखते हैं हम कि ये जो आपके जो ईडब्ल्यूएस है इसके लिए पहचान के लिए क्या प्रावधान किया गया था कि कमजोर वर्गों की पहचान के लिए जो सरकार जो है समय समय पर क्या करेगी, अधिसूचित करेगा कि परिवार की आय क्या है, आर्थिक प्रतिकूलताएं क्या है इसके बारे में। और ये सारी की सारी जो चीजें है वो क्या क्या हो सकती है कि आपका जो है आपकी भूमि जो है वो 5 एकड़ से कम है, ठीक है, आपके पास में जो नगर पालिका क्षेत्र है वहां पे 100 गज से कम का जो है आवासीय भूखंड है, या अधिसूचित क्षेत्र से बाहर 200 गज का आवासीय भूखंड है, या फिर आपका जो मकान है वो 1000 वर्ग फीट से छोटा आवास है। नगर पालिका क्षेत्र में 100 गज का जो है छोटा आवास है और अधिसूचित क्षेत्र से बाहर 200 गज का छोटा आवास है, या फिर आपकी जो वार्षिक आय है वो 8 लाख से ज्यादा 8 लाख से कम है, ठीक है। तो इन सभी को के द्वारा जो है आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट वो बनाया जाता है। और ईडब्ल्यूएस का जो ये है वो बनाने से पहले सभी संपत्तियों को क्या है एक साथ जोड़ा जाता है। जब तक इन सभी संपत्तियों को एक साथ जोड़ा जाता है और अगर वो 8 लाख की सीमा क्रॉस करती है तो फिर जो है आपको ईडब्ल्यूएस का आरक्षण नहीं लिया जाता है। हालांकि हो सकता है कि क्लास थोड़ी सी छोटी हो, अगली वाली 16, 17 और 18 जो आर्टिकल है वो और उसके साथ में 19 वाला आर्टिकल हम अगली वाली क्लास में कंप्लीट करेंगे। और ये जो है हमने अभी तक जो है आपके आर्टिकल 14 और 15 इस क्लास में कंप्लीट किया है, और आर्टिकल 16 जो है वो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद क्लास लेने के लिए। और आप जो है हमारे वीडियो को अगर पसंद आए तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।